Hello everyone, welcome to today's lesson. The name of the lesson is Democracy and Diversity. In this video, we will discuss only part 1. This lesson is from the book Democratic Politics part 2, lesson 3. I am your host R.K. Sharma, and I welcome you on my channel Knowledge Diary, and I will continue to be there in this whole video. तो आप से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को देखते रहें और इसमें जो भी लेसन आ रहे हैं उनको आप अपनी डायरी में नोट करें, पढ़ें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप इनबॉक्स में जाके कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं. सो लेट अस प्रोसीड. डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट this lesson with a story. This is a story from Mexico Olympics. What happened? In 1968, the two American athletes, the name of the athletes were Tommy Smith and John Carlos, they won gold and silver medal in athletics. And at the time of medal ceremony, where they won the 200 meters race, they were standing with clenched fists upraised and heads bowed. At the time the American national anthem was played, the United States athletes, they were African Americans, and they were just protesting there. They wanted to draw the international attention towards the racial discrimination in the United States. They were also wearing black socks and no shoes were there. तो यहाँ 1968 में ओलंपिक्स जो खेल हुए थे मैक्सिको शहर में, वहां की बात है कि दो अफ्रीकन अमेरिकन जिनका नाम टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस था, वे दोनों वहां पर खड़े थे और गोल्ड मेडल और जो है ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने जीता था. तो वहां पर उन्होंने केवल काले मोजे पहन रखे थे, जूते नहीं थे, और वो बताना चाहते थे कि ब्लैक पॉवर्टी जो है वो किस तरीके से, जो ब्लैक लोग हैं उन पर किस तरीके से गरीब है. ये एक उनका जेस्चर था और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का वे ध्यान आकर्षित करना चाहते थे कि किस तरीके से जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वहां हो रहा है उसको बताना चाह रहे थे. वहां पर इसी स्टोरी को के माध्यम से हम आपको बताएंगे. इसमें एक एक चीज जो सामने निकल के आ रही है वो ये है कि किस तरीके से डेमोक्रेटिक वैल्यूज को लोगों के द्वारा आगे बढ़ाया गया है. आगे की कहानी में क्या होता है कि द ब्लैक ग्लोव्ड and raised clenched fists were meant to symbolize black power. The silver medalist, white Australian athlete Peter Norman, wore a human rights badge on his shirt during the ceremony to show his support to the two Americans. Do you think that Carlos and Smith would have raised an internal matter of American society in an international forum? Would you say that what they did was political? Why do you think Peter Norman, who was neither black nor American, joined in the gesture of protest? If you were in Norman's place, what would you think? आप अपनी किताब में देखिए वो वहां जो ब्लैक ग्लोव उन्होंने उठा रखा था,
तो वो ब्लैक पावर को बताना चाह रहे थे। उनका एक साथी जिसका नाम पीटर नॉर्मन था, जो ऑस्ट्रेलियन एथलीट था, वो सिल्वर मेडलिस्ट, उसने मेडल जीता था वहां पे, वो भी उनके साथ सपोर्ट के लिए वहां पे खड़ा था। तो प्रश्न ये आता है कि क्या आप ये सोचते हैं कि कार्लोस स्मिथ ने अपने आंतरिक मुद्दे को, जो अमेरिकन समुदाय का था, उसको अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने खड़ा करके सही किया? आप क्या कहेंगे कि क्या ये सब कुछ राजनीतिक था? आप क्या सोचते हैं कि पीटर नॉर्मन, जो न तो काला था और न अमेरिकन था, वो उनके इस प्रोटेस्ट में क्यों शामिल हुआ? अगर आप नॉर्मन की जगह होते तो आप क्या करते? आप इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास करिए कि मान लीजिए आपके साथ कहीं डिस्क्रिमिनेशन होता है, कोई भेदभाव होता है, तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? आगे अपन बढ़ते हैं। हम यहां पर आपको बताना चाहते हैं कि हम कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स की डिस्कशन भी करेंगे, और वो 3 वर्ड्स जो है हम आपके सामने डिस्कस करना चाह रहे हैं। सबसे पहला है सिविल राइट्स मूवमेंट इन यूएसए। सिविल राइट्स मूवमेंट इन यूएसए वाज स्टार्टेड इन 1954 till 1968. It refers to a set of events and reform movements aimed at abolishing legal racial discrimination against American Africans, led by Martin Luther King Jr. This movement practiced non-violent methods of civil disobedience against racial discriminatory laws and practices. And the same civil disobedience movement you might have noticed about the चंपारण मूवमेंट ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का जो चंपारण का जो आंदोलन था, जिसमें उन्होंने सरकार के उन समाज विरोधी नियमों को मानने से मना कर दिया था, तो ये सिविल डिसोबीडियंस जो है वो महात्मा गांधी के उन प्रयासों से ही यहाँ पर लिया गया है। तो हम ये मान सकते हैं कि हमारा जो बापू था, हमारे जो महात्मा गांधी थे, हमारे राष्ट्रपिता, किस तरीके से उनको इंटरनेशनल लेवल पर सम्मान दिया गया। तो ये सबसे पहली बात हमारे सामने निकल के आ रही है, सिविल राइट्स मूवमेंट इन यूएसए। और इसका जो संचालन किया वो थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर। इसमें नेक्स्ट वर्ड आ रहा है अमेरिकन अफ्रीकन, एफ्रो अमेरिकन, ब्लैक अमेरिकन or black. These are the terms used to refer mainly to the descendants of Africans who were brought into America as slaves between the 17th century and early 19th century. It was previously said that the British Empire, the sun in the British Empire never sets, and the people from Africa, they were brought to America to make slaves, and they stayed there, they remained there, and they became the civilians of America. That's why they started to call African American, Afro American, and Black American. And the next is the Black Power. The word Black Power movement emerged in 1966 and lasted till 1975, which was a more militant anti-racist movement, advocating even violence if necessary to end racism in the US. तो ये 3 टॉपिक आपको ध्यान रखने हैं, 3 वर्ड्स हैं जो हमने आपको बताए हैं। नेक्स्ट चलते हैं अपन। The International Olympic Association held Carlos and Smith guilty of violating the Olympic spirit by making a political statement. Their medals were taken back. Back home, they were subjected to a lot of criticism. Norman too suffered for his action,
and was not included in the Australian team for the next Olympic. But their actions succeeded in gaining international attention for the civil rights movement in US. Recently, the St. George, pronounced St. George's State University, of which they were former students, honored them and installed a statue in the university campus. When Norman died in 2006, Smith and Carlos were pallbearers at his funeral. तो इन तीन साथियों ने ये शुरुआत की जब ये अमेरिका में आए, कार्लोस और स्मिथ, तो इनके मेडल जो थे वो वापस ले लिए गए और वहां अमेरिका में इनकी बहुत आलोचना हुई। नॉर्मन को भी जो है विरोध का सामना करना पड़ा और उनको ऑस्ट्रेलियन टीम में अगले ओलंपिक में नहीं रखा गया, परंतु इनके इस काम से सिविल राइट्स मूवमेंट जो था वो स्टार्ट हुआ। एक यूनिवर्सिटी जिसको सान जोस बोला जाता है, इसका नाम सान होज भी है, वहां पर इनके स्टेच्यू बनाए गए यूनिवर्सिटी कैंपस में। और जब नॉर्मन की 2006 में मृत्यु हुई तो इसमें तो कार्लोस जो थे वो इनके साथ इनके फ्यूनरल में जरूर मौजूद रहे। तो यहां पर अपन बात करेंगे कुछ अपने यहां के टर्म की, जिसको हम अपने से जोड़ते हुए इस स्टोरी से आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर सबसे पहली बात जो आप देखेंगे वो आ रही है कि कुछ दलित ग्रुप, some Dalit groups decided to participate in the UN conference against racism in Durban in 2001, demanding the inclusion of caste in the agenda of this conference. Here are three reactions to this move. Amandeep Kaur, a government official: our constitution declares caste discrimination to be illegal. If some caste discrimination continues, it is an internal matter. I am opposed to this being raised in an international forum. Onim, a sociologist, वो कहते हैं कि I am opposed to this because caste and race are not similar divisions. Caste is a social division, while race is a biological one. Raising caste in this conference on racism would mean equating the two. Ashok, a Dalit activist, वो कहते हैं कि the argument about internal matter is a way of preventing open discussion of oppression and discrimination. Race is not purely biological. It is as much a legal and sociological category as caste. Caste discrimination must be raised in this conference. Which of the three opinions do you agree and why? देखिए यहाँ पर तीन बातें आती है कि डरबन में 2001 में यूएन कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें हमारे यहाँ की अमनदीप कौर जो एक सरकारी अधिकारी थी, उन्होंने कहा कि हमारा संविधान जो है वो जातिगत भेदभाव, जिसको कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कहा है, उसको इलीगल मानता है। अगर कहीं कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है तो ये आंतरिक मामला है और मैं इसका विरोध करती हूँ इस अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर। ओइनम करके एक समाज विज्ञानी हुए हैं, उन्होंने कहा है कि मैं इसका विरोध कास्ट और जाति को जो है मैं अलग अलग तरीके से विरोध कर रही हूँ। कास्ट जो है एक सामाजिक विभाजन है, जबकि जो रेस है वो बायोलॉजिकल है, ये जिसको अपन पूरी पीढ़ी मानते हैं वो है। और इस कॉन्फ्रेंस में रेसिज्म का जो है वो दोनों को समान माना जाए। एक दलित एक्टिविस्ट जो थे जिनका नाम अशोक था, वो कहते हैं कि किसी जो आर्ग्यूमेंट है आंतरिक मामलों पर, उनको खुले में रोकना जो है वो एक प्रकार का दबाव है, ऑपरेशन है और ये भेदभाव भी है। रेस जो होती है उसको हम प्योरली बायोलॉजिकल नहीं मान सकते,
ये उतनी ही कानूनी है और सामाजिक है जितनी कि जाति। तो जाति का भेदभाव जो है उसे इस कॉन्फ्रेंस में उठाया जाना चाहिए। अब मैं आपसे प्रश्न ये करता हूं कि आप इन तीनों की राय से कहां तक सहमत हैं और क्यों। आप अपनी नोटबुक में इनके बारे में जरूर लिखिए और अपने टीचर से इसके बारे में डिस्कस कीजिए। इसी में आगे अपन बढ़ते हैं। बात ये आ रही है डिफरेंसेस, सिमिलरिटीज और डिविजन्स, ये क्या होते हैं। द athletes in the example above were responding to social division and social inequalities. But does that happen only in societies which have racial divisions? In the previous two chapters, we have already noted some other forms of social divisions. The examples of Belgium and Sri Lanka show both regional and social divisions. In the case of Belgium, we noted that people who live in different regions speak in different languages. In Sri Lanka, we noted linguistic as well as religious differences. The social diversity can take different forms in different societies. जो एथलीट्स का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, जो सामाजिक असमानताओं को बताता है ना, वो यहाँ पर आपको जो दो और दूसरे जो चैप्टर बताए गए थे पहले वाले, जिसमें आप बेल्जियम और श्रीलंका का एग्जाम्पल देखते हैं, वहां पर क्षेत्रीय और सामाजिक जो है वो भेदभाव की बातें भी की गई थी। अगर बेल्जियम का देखा जाए तो इसमें जो है किस तरीके से जो भाषा बोली जाती थी अलग अलग लोगों में, उसी प्रकार से श्रीलंका में जो है वो जो भाषागत विभिन्नताएं थी उनके बारे में भी देखा जाता है। तो अपन ये मानते हैं कि जो सोशल डाइवर्सिटी है वो अलग अलग स्वरूपों में अलग अलग समाजों में हो सकती है। तो यहाँ पर दीज सोशल डिफरेंसेस आर मोस्टली बेस्ड इन ऑन एक्सीडेंट ऑफ बर्थ। किसी के बस में नहीं है कि उसका जन्म कहाँ होता है। We normally don't choose to belong to our community. We belong to it simply because we were born into it. We all experience social differences based on accident of birth in our everyday lives. People around us are male or female. They are tall or short, have different kinds of complexities, or have different physical abilities or disabilities. But all kinds of social differences are not based on accident of birth. Some of the differences are based on our choices. For example, some people are atheists. They don't believe in God or any religion. Some people choose to follow a religion other than the one in which they were born. यहाँ से दो बातें निकल के आती हैं कि जन्म लेना आदमी के बस में नहीं है। जन्म जो है वो कभी किसी का कहीं पर भी हो सकता है। ये एक प्रकार की दुर्घटना हो सकती है, इसको हम मान सकते हैं। यहाँ पर मेल और फीमेल होना भी जो है वो भी अपने हाथ में नहीं है। लंबा छोटा होना, किसी प्रकार के अलग अलग रंग होना, या हमारी क्षमताएं शारीरिक या क्षमताएं होना, ये भी अलग बात है। परंतु कुछ सामाजिक भेदभाव भी होते हैं। ये सामाजिक भेदभाव जो है ये होते हैं कि कोई भगवान को मानता है और कोई नहीं मानता है। अलग अलग प्रकार के लोगों के विचार हैं, कोई किसको मानता है कोई किसको मानता है। तो यहाँ पर ये भेदभाव हमने पैदा किए हैं, कुछ भगवान के तरह द्वारा ऑटोमेटिक बायोलॉजिकल भी पैदा हो गए हैं। मोस्ट ऑफ अस चूज व्हाट टू स्टडी, which occupation to take up, and which games or cultural activities to take part in. All these lead to formation of social groups that are based on our choices. फिर इसके अलावा भेदभाव आप देखते हैं कि हम क्या व्यवसाय करते हैं, क्या खेल खेलते हैं, हमारी कल्चरल एक्टिविटीज क्या होती है। तो ये सारे के सारे जो हैं ये सामाजिक ग्रुप्स बनते हैं और ये हमारी चॉइसेस पे डिपेंड करते हैं। Every social difference does not lead to social division. Social differences
divide similar people from one another, but they also unite very different people. People belonging to different social groups share differences and similarities cutting across the boundaries of their groups. In the instance above, Carlos Smith was similar in one way, but for African American, and this different from Norman, who was white. But they were also all similar in other ways. They were all athletes who stood against racial discrimination. देखिए यहाँ पर अपन देखते हैं कि हर प्रकार का जो सामाजिक भेदभाव होता है वो सामाजिक विभाजन की ओर हमें लेकर के जाता है, परंतु हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि जो विभिन्न प्रकार के सोशल ग्रुप्स बनते हैं या जो डिफरेंसेस भेदभाव पैदा होती है या समानताएं होती हैं, है ना, वो सीमाओं को बांध करके और लांघ करके भी बन सकती है। आपने देखा कि कार्लोस स्मिथ जो थे उन्होंने जो दोनों अफ्रीकन अमेरिकन थे और उनके साथ नॉर्मन जो खड़े हुए वो अलग थे, परंतु यहां पर हम एक चीज को देखते हैं कि वे सारे के सारे एथलीट थे और वे भेदभाव के, जातिगत भेदभाव के विरोध में खड़े हुए थे। It is a fairly common for people belonging to same religion to feel that they do not belong to the same community because their caste or sect is very different. It is also possible for people from different religions to have the same caste and feel close to each other. Rich and poor persons from the same family often do not keep close relations with each other, for they feel they are very different. Thus we all have more than one identity and can belong to more than one social group. We have different identities in different contexts. यहाँ पर ये बताया गया है कि जो लोग जो है वो एक ही धर्म के होते हैं और एक ही समुदाय के होते हैं, है ना, कहीं वे एक हो ऐसा भी नहीं हो सकता है। उनमें भी अलग अलग ग्रुप बन सकते हैं, सेक्ट हो सकते हैं, कास्ट हो सकती है। इसलिए अपन यहाँ पर ये देखते हैं कि जो गरीब और अमीर जो लोग होते हैं वो एक ही परिवार से हो सकते हैं, परंतु उनमें भी संबंध अच्छे नहीं हो सकते, उनमें भी भेदभाव हो सकते हैं। इसके अलावा जो है कि एक ही आइडेंटिटी हमारी हो और हम एक से अधिक सामाजिक समूहों में हो, तो ये भी एक अलग बात इसमें आ रही है। अब तक हमने जो पढ़ा है, आपने इसी चीज को अपने सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड आई urge you to be with us on our channel Knowledge Diary. Thank you very much again.